तो हम बता चुके कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होती है। अब दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उसकी डिवाइसेस क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है। तो छोटी सी है ये, यही बस है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है। थोड़ा सा देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में। तो कह रहा क्या कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग रेक्टिफिकेशन, डायोड जैसे हो गया, एप्लीकेशन बीजीटी, एफईटी, ओपेम और फॉर जनरेशन ऑक्सीलेटर ईटीसी। मतलब क्या कर रहा है कि यह जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो कैपेबल होती है, बनाई जाती है परफॉर्मिंग के लिए, यानी कि उसको परफॉर्म किया जाता है रेक्टिफिकेशन के लिए। जैसे डायोड क्या होता है, रेक्टिफिकेशन के लिए, यानी कि रेक्टिफायर के रूप में हम डायोड को यूज करते हैं। और एप्लीकेशन जैसे एप्लीकेशन बेस में बीजीटी, एफईटी, ओपेम, फॉर जनरेशन ऑसिलेटर ऑक्सीलेटर, यानी कि ऑक्सीलेटर की बात करें तो इन लोग हाई पिक जनरेशन के लिए, मतलब हाई पिक फ्लक्चुएशन के लिए, हम सिग्नल प्राप्त करने के लिए ओपेम का यूज करते हैं, बीजीटी का यूज करते हैं, एफएम का मतलब एफईटी का यूज करते हैं ऑसिलेटर। यानी कि हम जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल हमको प्राप्त करना हो वहाँ पर क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं। ये जो हमारा बीजीटी हो गया, एफईटी हो गया, ओपेम हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है उसको भी पता चल गया कि ये क्या बनाई जाती है परफॉर्मिंग के लिए, मतलब रेक्टिफिकेशन के लिए रेक्टिफायर के रूप में डायोड का यूज करते हैं। और मतलब सिग्नल प्राप्त करने के लिए ऑक्सीलेटर का, जैसे कि हो गया ऑक्सीलेटर क्या करता है कि करता क्या है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वाई सिग्नल में, वाई सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यानी कि बदलते रहता है। तो बहुत सारे होते हैं। तो ये ऑक्सीलेटर की बात छोड़ते हैं, हम मैटर में आते हैं। मैटर क्या होता है, अरे दोस्तों पढ़े हम लोग फिजिक्स में, मैटर क्या होती है पढ़े हम लोग। मैटर द्रव्य होती है। मैटर पहले पढ़ लेते हैं इसको। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब था स्थान घेरना, सम प्लेस हैविंग सम वेट। मैटर एनीथिंग मतलब मैटर कुछ भी हो सकता है, मैटर कुछ भी हो सकता है जो स्थान घेरता हो, कुछ स्पेस लेता हो और उनका कुछ वेट हो, तो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। जैसे हो गया आयरन, कॉपर, वुड, आइस और हो गया स्मोक। जिसका घनत्व हो ना दोस्तों, जो स्थान घेरता हो, कुछ उसका वेट हो, उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अब आते हैं मैटर को तोड़ेंगे तो क्या क्या बनता है। तो पहले क्या है कि मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट विदाउट चेंज इट्स आइडेंटिटी। मतलब कहने का मतलब आइडेंटिटी मतलब जो है वही रहना चाहिए। अगर हम मतलब लोहे को तोड़ रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो लोहा है तो अभ्रक नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, उसका सेम आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आइडेंटिटी क्या होता है, सेम होना चाहिए उसका। यानी कहने का मतलब है कि मैटर को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, अणु बनता है। यानी कह सकते हैं हम दोस्तों कि जो हमारा अणु है किसका एक पार्ट है, हमारा है किसका पार्ट है, मैटर का पार्ट है। यानी कि मैटर को हम तोड़ते हैं तो पहले क्या बनता है, अणु बनता है, यानी मॉलिक्यूल्स बनता है। और उसको उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि आर एलिमेंट विदाउट चेंज इट्स आइडेंटिटी। तो आप फिर देखते हैं मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, पहले क्या क्या तोड़े हम, पहले तोड़े हैं हम मैटर को तोड़े हैं। पहले मैटर सबसे बड़ा है, फिर क्या बड़ा हमारा है, क्या बड़ा है हमारा, तो दोस्तों मैटर बड़ा, मैटर के बाद क्या आता है, मॉलिक्यूल्स आता है। अब मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं तो क्या बनता है देखते हैं। The molecules can be further divided into more smallest part that is called atom। कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स को हम जब तोड़ते हैं, लगातार हम तोड़ते हैं और एकदम छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कर देते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट में तोड़ देते हैं, तो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो उसका भी सेम आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम मतलब हम तोड़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं, वो लोहे का हमारा एक पार्ट है, लोहे के छोटे छोटे हैं तो उसको तोड़ दिए तो कुछ और बन जाए, नहीं, उसका इसका भी सेम आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम में पूछता है कि ये कौन वाला पैटर्न हमारा सही है। तो हमारा पैटर्न जो होती है ये सही होती है। पहले क्या होता है, मैटर हमारा बड़ा होता है, इसके बाद मॉलिक्यूल्स होता है, उससे छोटा क्या होता है, एटम होता है। तो सबसे छोटा क्या होता है, एटम होता है, उसके बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, और सबसे बड़ा क्या होता है, मैटर। तो हम इस जो हमारा ये बनाया गया है इस क्रम को भूलेंगे नहीं, इस क्रम को हम भूलेंगे नहीं। तो इसको एग्ज़ाम में पूछता है कभी कभी। फिलहाल में ही पूछा था, 2015 में पूछा था, 2015 जे में पूछा था ये क्वेश्चन कि सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम ये है कि मैटर सबसे बड़ा होगा, इसके बाद मॉलिक्यूल्स होगा, इसके बाद एटम होगा। तो कोई ना, हम पढ़ाते हैं धीरे धीरे, आगे आगे चलते हैं, क्वेश्चन को अपने आगे बढ़ाते हैं।
टॉपिक को। इसके बाद आता है, अब मॉडल की बात करते हैं, जैसे कि हमारा बोर का मॉडल हो गया, क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड, मतलब रदरफोर्ड का नियम हो गया, ये सब जो नियम है थोड़ा देख लेते हैं। क्या इसमें एक विशेष टॉपिक ये भी है जो कि हम पढ़े थे हम लोग इंटर में, लेकिन अभी फ़िलहाल में दिमाग में नहीं आ रहा, तो आगे देखते हैं। अब थॉमसन की बात करिए तो थॉमसन की कोई नहीं जान पा रहा था कि थॉमसन क्या है। हालांकि पहले बार कि इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कैसी होती है, यही बताती है। इनका भी कथन कुछ सही था, लेकिन अब क्या करें दोस्तों कि कुछ न कुछ आ जाते हैं बिगड़ डालने वाले। तो हालांकि धीरे धीरे खोजा गया कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है। तो पहले यही नज़र दिए थे ये थॉमस जो थे। तो थॉमस एटम मॉडल ये 1904 ईस्वी में दिया गया था। इन्होंने बताया था, पहले थ्योरी को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम करेंगे एक्सप्लेन। तो एटम आर पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर वेयर इलेक्ट्रॉन आर इमर्टेड इन ईट। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है किसी गोलाकार स्फीयर में, पॉजिटिवली चार्ज होती है, इमर्टेड होती है, कोडिंग का मतलब लगा चिपके होते हैं। यानी कहने मतलब क्या है कि एक स्फीयर, तरबूज देखें दोस्त, तरबूज, तरबूज में कैसे बीज होती है, उसी तरह से ये थॉमस क्या बताते हैं कि थॉमस का कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एक स्फीयर में, इलेक्ट्रॉन हमारा चिपके चिपके से होते हैं। यानी गोला में हमारा एक गोला है, मतलब एटम है, उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चिपके चिपके छोटे छोटे मतलब चिपके होते हैं, जैसे कि तरबूज में बीज चिपके होते हैं, चिपके होते हैं, बीज होते हैं। तो फिर क्या किए, अब इनका का बात को, ये डायग्राम है इनका, इनके बात को नज़रअंदाज कर दिया गया, कोई अच्छा काम किए नहीं। तो एक बाद में आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लेके आए थे 1911 ईस्वी में। तो अब रदरफोर्ड का किए एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बहुत लोगों का एग्जाम में पूछता था, ये इंटर के एग्जाम में पूछा था, फिजिक्स में पूछा था शायद कि, हाँ ये फिजिक्स या केमिस्ट्री में पूछा था, बहुत समय हो गई। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होती है, इसमें क्या किया गया था, रदरफोर्ड साहब क्या किए थे, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, पहले क्या किया कि एक प्लेट लिए जो कि हमारा बना हुआ था, लेड चैम्बर का बना हुआ था, एक चैम्बर लिए लेड चैम्बर, ठीक, उसमें बना हुआ था, लेड चैम्बर बना हुआ था, कांच की बनी हुई है ये चैम्बर, जिसमें एक इस तरीके से बना हुआ था, उसमें आसानी से हमारे सूर्य की किरणें आ सकती थी, वो चैम्बर लिए थे। तो इस चैम्बर में क्या किए कि इस चैम्बर में क्या किए कि अल्फ़ा किलो की बमबारी कराते हैं। जब अल्फ़ा किलो हम पास कराते हैं, एक चैम्बर में हम जब गुजारते हैं तो क्या कहते हैं, फोकस की तरह मारता है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा आया, जो हमारे लाइट है इसमें आई, और लाइट जैसी आई तो एक डायरेक्शन ले गई, और डायरेक्शन ले गई इस तरह से, तो चैम्बर से निकलती है, मतलब सारा किरण हमारा एक ही डायरेक्शन में जाए, और एक ही क्या बोलते हैं, चैम्बर से जो हमारा बना हुआ है इस तरह से खुला हुआ, इस तरह से खुला हुआ है, इसी से निकलना चाहिए। तो यहाँ पे बात हो रही है उसी की। तो यहाँ पर क्या किया गया कि एक उन्होंने चैम्बर ली, किसी का बना लेड का चैम्बर लिया, यानी कि कांच का बना हुआ लिया, और कांच के प्लेट से उन्होंने पार करते हुए, कांच के प्लेट से पार करते हैं, एक गोल्ड थिन लेयर लेते हैं, गोल्ड मतलब एक सोने का पतला चादर लेते हैं, पतला से पतला। अब पता है कि क्या होती है कि हमारा एक सोना है जो उसको कितना भी बारीक कर दे टूटने वाला महसूस नहीं है। यानी कि एक सोने का बारीक सा गोल्ड, मतलब सोने का बारीक सा चादर लेते हैं, और उस अल्फ़ा किलो को पास कराते हैं। तो कुछ अल्फ़ा कण क्या होते हैं कि हमारे, कुछ अल्फ़ा कण मतलब करते हैं कि पास कराते हैं, तो अल्फ़ा कणों को पास कराते हैं। तो अल्फ़ा कण क्या होते हैं, कुछ कुछ अल्फ़ा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ कुछ अल्फ़ा कण सीधे निकल जाते हैं, और कुछ अल्फ़ा कण हमारे उसी डायरेक्शन में मतलब वापस आते हैं। तो जो छेद के निकलता है तो उसकी बात करते हैं। तो अल्फ़ा कण जब निकलती है किसी एटम पे पड़ती है, गोले से क्या है एटम में, तो एटम के नाभिक से होते हुए कोई कीड़े हमें वापस रिटर्न हो जाती है, मतलब लौट जाती है। कुछ क्या होता है कि छेद कर पार हो जाता है, छेद के पार होता है। लेकिन जो ठोस से, यानी कि नाभिक के सेंटर से एटम है, छोटा सा टुकड़ा है, उससे हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा कीड़ा पार करा रहे हैं। तो यानी कि जो ठोस से, यानी कि मेन सेंटर से हमारा जो कीड़े, अल्फ़ा कीड़े वापस आती है, और कुछ कीड़े क्या होती है कि अपने मार्ग से विचलित जाती है, यानी कि मुड़ जाती है, मुड़ते हुए निकल जाती है बाहर की ओर, और कुछ कीड़े वापस आ जाती है। तो कहा गया कि जो हमारा नाभिक है, यानी कि एटम का जो नाभिक है, मतलब मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल का मेन सेंटर है वो क्या है, ठोस है, और कैसा है,
ठोस है और हमारा पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक है। हमारा कैसा मॉलिक्यूल्स है, धनात्मक है दोस्तों। कह रहा का रदरफोर्ड के कहने का मतलब क्या था कि कुछ तो हमारे अपने मार्ग से निकल जाते हैं और कुछ टकरा कर मेन सेंटर से वापस आते हैं। जो मेन सेंटर से निकलते हैं उस मॉलिक्यूल्स को क्या कहा गया कि जो हमारा नाभिक है, एटम का जो नाभिक होता है, सेंटर होता है, वो क्या होता है, धनात्मक होता है। और धनात्मक है तो टकरा के वापस आ गया, तो कहा कि धनात्मक है। तो अब फिर क्या करते हैं, इन्होंने कुछ थ्योरी दिया था और यहाँ पर डिटेक्टर लगाया गया है जो कि हमारा ये डिटेक्ट करेगा कि कीड़े कैसी है। अल्फ़ा कीड़े आती है, अल्फ़ा रे का बमबारी कराता है और इस तरह से निकाल देता है कि जो हमारा नाभिक होता है वो धनात्मक होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम देखते हैं फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपने टॉपिक को आगे ले जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। In atom at center part there is a number of positive charge which is also called proton। कहने का मतलब क्या है कि जो एटम का मेन सेंटर पार्ट है ना, वो न्यूक्लियर चार्ज है। वो जो न्यूक्लियर है हमारा मेन सेंटर जो है ना, जो एटम का न्यूक्लियर है मतलब मेन सेंटर जो है ना, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और उसे ही प्रोटॉन कहते हैं। अब देखिए एक इत्तेफाक की बात है कि उसी को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। कह सकते हैं क्या कि जो हमारा मेन नाभिक का पॉजिटिव जो चार्ज जिसमें, उसी को क्या कहते हैं, नाभिक भी कहते हैं उसी को। अब देखिए नया चीज़ मिल गया ना, हालांकि पढ़े हैं आप लोग, लेकिन हम वही बात करेंगे दोस्तों। हम धीरे धीरे अपने टॉपिक को अपने मेन टॉपिक पर ले आना है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। हालांकि ये वीडियो जाने वाली तो है, 40 मिनट के आसपास चली जाएगी, तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक थ्योरी और दिया है, कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट एट डिफरेंट ऑर्बिट लाइक फॉलोइंग। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग कक्षाओं में होते हैं, अलग अलग कक्षाओं में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और नाभिक पे कैसा होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो कह रहा है क्या कि डिफरेंट ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि जिस तरह से ग्रह होती है, ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं ना, उस तरह से चक्कर लगाते हैं ये। तो फिर क्या कहते हैं, देयर इज सम इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर विच कैन बी गिवन बाई। तो आप देखते हैं कि इनके बीच क्या होता है, कैसा फोर्स लग रहा है। तो फोर्स देखते हैं हम पहले कि इन इलेक्ट्रॉनों के बीच और नाभिक के में जो प्रोटॉन है उनके बीच क्या हमारा फोर्स है, क्या हमारा फोर्स है, कैसा फोर्स है। तो देखते हैं, जाहिर सी बात है कि एक पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, एक पर चार्ज नेगेटिव है। तो कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ किए हैं कि दो हमारे चार्ज होते हैं, तो दो चार्ज होते हैं आपस में, तो क्या होता है, इसका यहाँ पर दिया है कि दो चार्ज, एक पे नेगेटिव है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर दिया है। तो यानी कि कह सकते हैं कि F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, यानी कि जो हमारा चार्ज है वो मल्टीपल में है और रजिस्टेंस जो हमारा R है वो क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक, तो फिर देखते हैं नीचे की ओर हम पढ़ते हैं। तो देयर विल बी सम सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र, यानी सेंट्रीपिटल का कहता है अभिकेंद्र फोर्स, विच इज कंट्रीबिटल दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि कह सकते हैं का अगर पता ना होता तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगाते हैं, अब क्यों ना नाभिक में गिर गए, नाभिक में गिरता तो विस्फोट हो जाता ना, तो क्यों, तो इन पर एक अभिकेंद्र बल है। कौन बता रहे हैं, रदरफोर्ड कर रहे हैं कि इन पे एक कंट्रीब्यूटर फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा नाभिक में प्रवेश नहीं करता है, कंट्रीब्यूटर फोर्स है। उस कंट्रीब्यूटर फोर्स को क्या कहेंगे आगे हम देखते हैं। अगर ऐसा कंट्रीब्यूटर फोर्स नहीं, जिस तरह कंट्रीब्यूटर फोर्स मतलब नहीं जानते, अभिकेंद्र बल यानी कि एक बाल्टी भर मतलब पानी भर के उस पर जब एक बिंदु के चारों ओर परितः घुमाया जाता है तो क्या होता है, बाल्टी का पानी मतलब गिरता नहीं है, एक बार उसमें अभिकेंद्र बल के कारण बाल्टी का पानी नहीं गिरता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन को चारों चक्कर लगा रहा है और मतलब एक निश्चित समय के बाद भी वही
नाभिक में नहीं गिरता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है हमारा पर, जो हमारा फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर, एक तो पहले कि दो चार्ज कौन कौन, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, उसके बीच का फोर्स निकाले हम। ठीक, तो दो चार आवेशों के बीच का फोर्स निकल गया। अब क्या हो गया कि उन पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल निकालना है। तो अभिकेंद्र बल का होता है F बराबर mv² F बराबर mv²/r। ये देखिए ध्यान से, यानी कि m हमारा क्या है, मास है, द्रव्यमान है, v हमारा वेलोसिटी है, और r हमारा रेडियस है, बीच का त्रिज्या है। हालांकि दोनों चीज़ एक ही है जो हमारा है। तो एट इक्विलिब्रियम अब हमारा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाती है, एक इलेक्ट्रॉन गया तो फिर उसके हाथ में दूसरा इलेक्ट्रॉन गया है। अभी आगे आपको समझाते हैं, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से तो पूरा समझ में आएगा। तो यानी कि जो हमारा दो चार्ज के बीच का फोर्स हो गया और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, वो क्या होता है आपस में इक्विलिब्रियम, यानी कि एट स्टेडी स्टेट कंडीशन में, यानी कि चल रहा है एक ही कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा दो चालकों के बीच यानी कि दो आवेशों के बीच का जो फोर्स होगा उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद इन्होंने रदरफोर्ड लिख दिए और सब लोग मान गए। कुछ दिनों के बाद एक वैज्ञानिक फिर से आए जिसका नाम था बोर का एटॉमिक मॉडल। अब बोर ने कहा क्या कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगा रहा है तो एक रेडिएशन, एक एनर्जी रेडिएट करेगी। एक एनर्जी रेडिएट करने के बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो हमारा उसके पास एनर्जी कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर गया इसमें, नाभिक में क्यों नहीं गिर गया, क्यों गिर जाना चाहिए ना। आपके कथनानुसार कि अभिकेंद्र बल है तो एक निश्चित के बाद इलेक्ट्रॉन हमारा चक्कर लगा रहा था, यानी कि चक्कर लगाते लगाते क्या कर रहा है, चक्कर लगाते लगाते क्या कर रहा है, यानी कि वो चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन तो हमारा वेस्ट हो जाना चाहिए, यानी कि उसकी एनर्जी हो जानी चाहिए, रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन घूम रही है तो भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज होनी चाहिए ना, उसकी जो हमारी एनर्जी है, ऊर्जा है, रिलीज हो जानी चाहिए, यानी ख़त्म हो जानी चाहिए। अब ख़त्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस नाभिक में गिर जाना चाहिए, इस नाभिक में हमारा आ जाना चाहिए, जिससे हमारा क्या विस्फोट हो जाएगा। यानी कि उनका एक ड्रॉबैक निकाला गया, उनमें गलतियाँ ढूंढी गई। अब गलतियाँ क्या हैं देखते हैं उन गलतियों को। पढ़ते हैं आगे कि वेयर इलेक्ट्रॉन मूव इट विल रेडिएट रेडिकली सम एनर्जी एंड आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन विल बी collide with nuclear, so this model cannot be explained stability of nuclear। ध्यान से देखिए दोस्तों कि कहने के मतलब क्या था कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करती है, लगातार मूव करेगी, तो इलेक्ट्रॉन हमारा एनर्जी को रिलीज करेगा ना, इलेक्ट्रॉन हमारा एनर्जी का खपत करेगा। और कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर गया, हमारा इलेक्ट्रॉन कोलाइड होकर क्यों नहीं न्यूक्लियर में चला गया, सो दैट मतलब स्टेबिलिटी इसकी, मतलब हमारा ये जो हमारा मॉडल तैयार किया था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, रदरफोर्ड ठीक से बता नहीं पाए, किसको, बोर को नहीं बता पाए। तो इनका भी ख़त्म कर दिया गया कि ये भी ठीक नहीं। हालांकि वही सही है, रदरफोर्ड का ही परमाणु मॉडल सही कहा गया था। अंत में हम बताते कि ये जो हमारा बोर मॉडल आया तो उसमें कहा गया था, बोर मॉडल आया था 1913 ईस्वी में, 13 ईस्वी में। तो इन्होंने कहा गया था कि वेन इलेक्ट्रॉन आर ऑर्बिट electrons when electrons are orbit at the some energy level is that stationary energy level that it does not radiate any energy। यानी कह सकते हैं का कि जो हमारा ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो एनर्जी नहीं रिलीज करेंगे, स्टेशनरी लेवल तक वो रिलीज नहीं करेंगे। किसने बताया था, बोर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होती है लगातार मूव हो रही है तो एनर्जी अपना रिलीज नहीं करेगी, और रिलीज करेगी जाएगी तो नाभिक में नहीं जाएगी, जाएगी तो अपने दूसरे ऑर्बिटल में चली जाएगी। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि जो एनर्जी लेवल है ना इलेक्ट्रॉनों की, चलिए आपको डायग्राम दिखाते हैं कि क्यों नहीं नाभिक में गया। तो आइए हम नीचे आते हैं पहले, तो ध्यान से देखते हैं इसको, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यानी कि हमारा E1 एनर्जी लेवल फर्स्ट, एनर्जी लेवल सेकंड, एनर्जी लेवल थर्ड, यानी कि नाभिक में जो मेन सेंटर है
सेंटर के जो फर्स्ट जो आती है, फर्स्ट जो हमारे एनर्जी लेवल आती है E1 हो गया, E2 हो गया, इसके बाद E3 एकदम लास्ट में है। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा E1 E2 में जाएगा तो यानी कि हमारा E1 से E2 में जा रहा है, यानी कि छोटा से बड़ा में जा रहा है, तो एनर्जी उसको कुछ देनी पड़ेगी ना, एनर्जी कुछ देनी पड़ेगी, तो उसमें ऐड मतलब अदर एनर्जी उसमें ऐड करना पड़ेगा, सब एनर्जी ऐड करेगा, तब हमारा जो हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी लेवल फर्स्ट में है वो सेकेंड में जा पाएगा। अब बात करते हैं एनर्जी लेवल थर्ड की बात कर रहे हैं, वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन हमारा 2 में आना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें जो हमारा थर्ड है सबसे बड़ा लेवल है, सबसे बड़ा एनर्जी लेवल है, और मतलब ऑर्बिट में सबसे बड़ा ऑर्बिट है ये। अभी आपको बताएंगे कि क्यों बड़ा होता है, एक हम फार्मूला के माध्यम से उसको भी समझाएंगे। तो आइए इसके बारे में बता रहे हैं। जो हमारा एनर्जी है यहाँ पर इसको रिलीज करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी जब छोड़ेगा, ख़त्म करेगा, खपत करेगा, तब हमारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेवल थर्ड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड पे आ पाएगी। तो मालूम चल पाएगा, नहीं आ पाया तो आइए हम डायग्राम के माध्यम से कुछ समझाते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस पे ये मेन हमारा न्यूक्लियस है, इसके चार ओर का है ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट ये हो गया, एक ऑर्बिट ये हो गया, ये देखिए यहाँ पर बनाया, एक ऑर्बिट ये हो गया, एक ऑर्बिट हो गया। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, बताएंगे कैसे कैसे होता है 8 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा 2 से, अगर एनर्जी लेवल 1 से यानी ऑर्बिट 1 से 2 में जाएगा तो उसमें कुछ एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन में एनर्जी हमको ऐड करना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन हमारा उछल के एनर्जी लेवल 2 में आ सकती है। अब एनर्जी लेवल यानी ऑर्बिट 3 की बात करते हैं, तो 3 से अगर एनर्जी हम दो एनर्जी 3 से इलेक्ट्रॉन अगर हम 2 में भेजते हैं तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना एनर्जी रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को मतलब खपत करेंगे, एनर्जी को खपत करेंगे, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन उछल के एनर्जी लेवल 2 में जा सकते हैं, यानी कि ऑर्बिट 2 में जा सकता है। तो आइए हम पहले देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो कह रहा क्या, वेन इलेक्ट्रॉन ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, लोअर एनर्जी, वैसे बता रहा है कि वेन इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल वांट्स टू जंप इन हायर एनर्जी लेवल देन डिफरेंट ऑफ दियर दीज टू एनर्जी लेवल शुड बी प्रोवाइडेड टू लोअर एनर्जी लेवल। यानी कि दोनों के संपर्क में क्या है, हमारा जो पहले बात की लोअर एनर्जी हो गया, लोअर एनर्जी लेवल जो सबसे नीचे होता है, कहने का मतलब कि E1 हो गया, ऑर्बिट फर्स्ट हो गया, वो का सबसे मतलब लोएस्ट एनर्जी लेवल होती है, ठीक। तो उसके बाद छोड़ते हैं कि हम अब एनर्जी बैंड, देखिए दोस्तों हम उसी में लाना चाहते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें ही लाना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो टॉपिकों है उसको हम नहीं समझेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कठिन लगेगी। दोस्तों हम पहले अब थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी बैंड थ्योरी की बात करते हैं। एनर्जी देखिए ये स्टार्ट भी हो जा रहा है मेन, बस 2 मिनट और लगेगा बस, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है मेन टॉपिक वो स्टार्ट ही हो जाएगी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी होती क्या है, क्या होता है बैंड थ्योरी, क्या होता है बैंड एनर्जी गैप, तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर की बात लेके चलते हैं, तो कुछ स्ट्रक्चर हम लेके चलते हैं। तो सिलिकॉन हमारी जो हो गई, सिलिकॉन की लेके चलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 14 है, 14 है। तो इस पर क्या हो गया कि अब बात करेंगे कि जो ऑक्यूपाई होती है हमारा ऑर्बिट, अब ऑर्बिट की बात करते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट है ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑक्यूपाइड ऑर्बिट 2n², मतलब जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होती है वहाँ पर क्या होता है, उस ऑर्बिट में 2n² इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अब देखते हैं एन का है, एन वेयर एन बराबर क्या होता है ऑर्बिट नंबर, यानी कि ऑर्बिट 1 है, यानी कि कक्ष संख्या, मतलब परमाणु का जो हमारा नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब वो कक्षे हो गए, तो कक्ष 1 हो गया कि 2 है, या ऑर्बिट 1 है कि 2 है, 3 है, 4 है। तो आइए इस फार्मूला में देखते हैं कि 2n² हमारा क्या है, मतलब फार्मूला है जहाँ पर n हमारा क्या है ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकालने वाले हैं कि फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि हमारा पहले फर्स्ट की बात करते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी ऑक्यूपाई, मतलब भरा रहेगा, ऑक्यूपाई स्थान करेगा इन फर्स्ट ऑर्बिट n बराबर 1, तो 2n², देखो 2n² होता है 2n²। अब n के स्थान पर कितना रख दिए यहाँ पर 1, यानी कि 1, तो 2 गुणा मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 का पावर में स्क्वायर, यानी कि 2 1 1 जा 1, यानी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होनी चाहिए 2 होगी।
फिक्स है वो दोस्तों, फिक्स है कि एक पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, 2 होगी। किस तरीके किस माध्यम से निकाले, तो 2n² से हम लोग निकाल रहे हैं। अब ऑर्बिट सेकंड की बात करेंगे तो n बराबर कितना रख देंगे, 2 ऑर्बिट सेकंड दोस्तों। अब ऑर्बिट सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी होगी वो देखते हैं हम। 2 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर, यानी कि हमारा क्या है, n² था, तो 2 गुणा n², तो 2 मल्टीप्लाई में n², तो n² पे कितने, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूना का 4 गुणा 2, 4 दूना के 8। अब सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी, 8 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इसी तरह थर्ड ऑर्बिटल में कितनी होंगी, थर्ड के स्थान में 3 रख देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई में 3r², तो 2 गुणा 9, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन होंगे थर्ड ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट देखते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इस डायग्राम को ध्यान देखते हैं। इस डायग्राम को ध्यान देखते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है, मेन सेंटर हो गया, उसको नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक को ही न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ये देखो ये क्या है, एन, ऑर्बिट नंबर 1 हो गया, ऑर्बिट नंबर 2 हो गया, ऑर्बिट नंबर 3 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया। अब थर्ड ऑर्बिट में कितने होंगे, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में कितने होंगे, तो आइए देखते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में कितने होंगे, तो 4 होनी चाहिए। तो 4 होनी चाहिए, तो कितनी होगी यहाँ पर, 4 होनी चाहिए। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें बनाई गई है। आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को अपने। अब एनर्जी लेवल क्या होती है, ऊर्जा स्तर। सिलिकॉन की ऊर्जा स्तर देखते हैं हम। तो क्या है हमारा, एनर्जी ऐड होगी जब हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 1 में है इलेक्ट्रॉन, और उसको 2 में भेजना चाहते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन पे हम एनर्जी देंगे, यानी कि कुछ ना कुछ ऊष्मा देंगे या टेम्परेचर देंगे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी देंगे, कुछ ना कुछ अगर एनर्जी देंगे, तब हमारा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब बात करें कि एनर्जी लेवल अगर 3 की बात करें, तो अगर यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर आना चाहता है, तो ये एनर्जी को रिलीज करेगी, तभी यहाँ पर आ सकती है। अगर यहाँ से एनर्जी लेवल 2 से हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेवल 3 तक मतलब भेजना चाहते हैं, E2 से हम E1 E3 में भेजना चाहते हैं, तो यानी कि लेवल यहाँ से देख लीजिए ऊपर क्यों जाना है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, तब हमारा इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ एनर्जी ऐड करेंगे, तब हमारे इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि एनर्जी लेवल 3 तक जाएगी। क्रिस्टल की बात करते हैं, सिलिकॉन के हम क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं। तो जानते हैं कि सबसे बाहरी कक्षा के हम लेके चलते हैं। जब हम बॉन्ड की बात करते हैं, तो बॉन्ड हमारा सिलिकॉन के, यानी कोई भी एटम हो गया, कोई भी एटम हो गया, परमाणु हो गया, उसके बाहरी वाला कक्षा को देखते हैं। सबसे अंतिम कक्षा में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन कितनी है। तो यानी कि बाहरी वाला कक्षा में सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन कितनी है, देख लीजिए कितनी होती है, 4 होती है। एक ये हो गई, मतलब यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर सिलिकॉन के लेके चलते हैं हम, सिलिकॉन को लेके चलेंगे, तो क्या हो गया सिलिकॉन का, 2 8 और 4, यही होगी, 2 होगी और 4 होगी, मतलब 8 होगी और 4 होगी। सबसे बाहरी कक्षा में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यही 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके बाद का यानी कि दूसरा वाला कितना, ये ऑर्बिट में कितना होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यही दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, और कुछ नहीं है। और सबसे मतलब फर्स्ट वाला ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि ये है। अब इसी को हम देखते हैं, मतलब हम क्रिस्टल बनाने जाते हैं, क्रिस्टल, तो क्रिस्टल हम लोग बनाने जाने हैं अब हम लोग। तो आइए सीखते हैं क्रिस्टल कैसे बनाएंगे। तो पहले सिलिकॉन सिलिकॉन करेंगे। देखिए सिलिकॉन का ये एटम है, मेन सेंटर है, सिलिकॉन का मेन सेंटर है, सिलिकॉन का मेन सेंटर है। और इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे इतना देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर बना देते हैं। सिलिकॉन हमारी ये है, मेन सेंटर हो गया, सिलिकॉन हमारा ये हो गया मेन सेंटर, सिलिकॉन यहाँ हो गया मेन सेंटर, ये सिलिकॉन हो गया मेन सेंटर, सिलिकॉन हो गया मेन सेंटर, और सिलिकॉन हो गया मेन सेंटर। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन हम घेर दिए। इसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन सब में है। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सब में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4, ये और ये 4, मतलब ये और ये 2 मिलकर एक कोवैलेंट बॉन्ड, इन सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि कैसा, इसमें एक बॉन्ड बनाते हैं।
आप डायग्राम में देख सकते हैं, यानी कि इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा। पूरा डायग्राम कभी नहीं बना सकते हैं आप, सिर्फ माइक्रोस्कोप से सिर्फ इतने ही देख सकते हैं, बाकी नहीं देख सकते हैं। पूरा का पूरा डायग्राम कभी नहीं बन सकता है। तो क्रिस्टल ये हो गई। इसमें क्या हो गया कि दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना है, दो दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना है। आप ये इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए, दो बना है, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना है। तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं सहसंयोजी बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से हमारा व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन की व्यवहार कैसी होती है, जो इतने सारे हमारे ये हैं एटम हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होती है और किस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों कि एक हम मान लेते हैं कि एनर्जी लेवल 1 में, मतलब मानते हैं दोस्तों, फिक्स नहीं है, आप लोग रटिएगा नहीं कि -14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस पे एनर्जी फर्स्ट में होती है, एनर्जी लेवल सेकंड में होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -15 इलेक्ट्रॉन, और प्लस में मतलब माइनस में 16 इलेक्ट्रॉन होती है एनर्जी। ये कुछ नहीं है, हम सिर्फ माने हैं। तो आइए हम देखते हैं। अब बात करते हैं इस पे एनर्जी लेवल फर्स्ट पे और सेकंड पे और 3 पे मान करते हैं कि हम रख दिए इस वैल्यू को। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब देखते हैं एनर्जी लेवल फर्स्ट लेवल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट को E1 हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, E2 हमारा एनर्जी लेवल सेकंड ऑर्बिट है, E3 हमें कहा है ऑर्बिट मतलब एनर्जी लेवल थर्ड ऑर्बिट। अब आगे नीचे करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक है दोस्तों, हम बस वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बस ख़त्म ही करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आता है कि बस फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स बताना कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है और होल्स क्या होता है। तो दोस्तों अब देखते हैं, क्रिस्टल हम देख लिए, क्रिस्टल को देख लिए कि दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर हमारा बॉन्ड बन गया, जिसको सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। आइए देखते हैं इसको हम दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि सिलिकॉन हो गया, इन लोगों के बीच में हमारा बॉन्ड बना गया है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ एनर्जी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी या टेम्परेचर देते हैं, कुछ एनर्जी देंगे या टेम्परेचर देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाया है वो ब्रेक होके उछल के, ठीक ना, मतलब अपना स्थान छोड़ देती है। और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली जाती है, और मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमारा मतलब छोड़ देती है, बॉन्ड को तोड़ देती है, वो जो इलेक्ट्रॉन दिखती है हमको, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सी होती है? जो हमारा एनर्जी यानी कि चार्ज हुआ, कुछ चार्ज दिए, कुछ टेम्परेचर दिए, तो इसमें एनर्जी के होने के कारण, सिलिकॉन में एनर्जी होने के कारण क्या हुआ कि बॉन्ड को तोड़ देता है। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होती है, जो बॉन्ड बना है, वो उछल मतलब कहीं और चली जाती है। तो जो चली जाती है इलेक्ट्रॉन, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब खाली इलेक्ट्रॉन, खाली स्थान को हमारा, खाली स्थान को एक होल्स आकर भर जाता है, यानी खाली स्थान को ही होल कर सकते हैं। तो खाली जगह को होल्स कहते हैं। यहाँ पर लिखे भी हैं हम हैं, यहाँ पर लिखे हैं कि खाली जगह को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, खाली जगह का जो इलेक्ट्रॉन हमारा छोड़ के चला गया, उस इलेक्ट्रॉन के स्थान पर एक होल्स आ जाती है, मतलब कह सकते हैं खाली स्थान को भी होल्स कहते हैं। ठीक, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि थोड़ा सा हम अब एनर्जी बैंड क्या होती है, कोवैलेंट बैंड, वैलेंस बैंड क्या होती है, थोड़ा सा देखते हैं उसको। अब वैलेंस बैंड क्या होती है, कंडक्शन बैंड का आप तो पढ़े होंगे कि वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में हमारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। और वो हमारा कंडक्शन बैंड में मतलब वैलेंस बैंड में होल्स होती है। यही पढ़े होंगे ना अपना, लेकिन जानते हैं किस वजह से होती है। तो वही हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से होती है और कैसे होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये देखिए ध्यान से कि इन इलेक्ट्रॉनों के बीच रेंडमली एनर्जी नहीं होती है। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे कि यहाँ 16 माइनस में 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, यानी कि माइनस में 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो गया 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर मान लीजिए 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, इस पर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर 15 पॉइंट कुछ 999 कुछ भी हो गया, यहाँ पर बदल गया, यहाँ पर मतलब कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि हमारा इतना ही होगा, यानी कि कुछ कुछ आस पास उतना ही होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ने कहा है कि आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल इज डिनोटेड बाय सिंगल लाइन, यानी कि आउटर मोस्ट लेवल को, आउटर जो बाहर के सबसे इलेक्ट्रॉन, मतलब जानिए कि जो हमारे ऑर्बिट की सबसे अंतिम ऑर्बिट होती है, यानी कि न्यूक्लियस की सबसे अंतिम ऑर्बिट होती है, यानी कि सबसे आउटर वाले बात करते हैं, आउटर की बात करेंगे ना, तो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल इज डिनोटेड बाय सिंगल लाइन। एंड व्हेन टॉक अबाउट लैक्टिक, देन
देयर विल बी सम डिफरेंट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एंड बाय कंबाइनिंग इट्स इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। यानी कि जब तक हमारा एनर्जी जहाँ पर है, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमारा जो है, कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एनर्जी नहीं दिए है ना, उस पर एनर्जी नहीं दिए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब भरे हुए हैं, यानी कि जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है उसको मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में भरे हुए हैं, एनर्जी लेवल डिस्क्रीट फॉर्म में है, कह सकते हैं उस फॉर्म को यानी क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड कह सकते हैं, बैलेंस बैंड कहेंगे। जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं पाया है, देखो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया एनर्जी, अब मूव नहीं कर रहा है, एनर्जी लेवल मतलब सेकेंड में नहीं जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन अभी स्थिर मॉडल में है उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम बैलेंस बैंड। क्या कहेंगे, बैलेंस बैंड। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा एकदम सेपरेटली होती है उसको बोलते हैं बैलेंस बैंड। अब क्या करते हैं, कुछ एनर्जी दे देते हैं, ठीक, जिस तरह देखिए यहाँ की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। अब इसमें टेम्परेचर या कुछ टेम्परेचर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अपना स्थान छोड़ के यहाँ चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ के यहाँ चला जाता है। तो स्थान छोड़ के चला जाता है ना, तो ये खाली स्थान हो गया। खाली स्थान को क्या कहेंगे, खाली स्थान जो घेरता है उसको क्या कहेंगे, होल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, होल्स। खाली स्थान को कहेंगे होल्स। और जो उछल के चला गया मतलब एनर्जी लेवल सेकेंड में चला गया, यानी कि दूसरे एनर्जी लेवल में चला गया, उसको क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। उसको क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। अब जो इलेक्ट्रॉन उछल के चला गया एनर्जी पाके, उसको क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी क्या हो गया हमारा कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। अब बैलेंस बैंड में क्या होता है, होल्स होता है। यानी कह सकते हैं ना हम, पहले क्या था, पहले हमारा तो इलेक्ट्रॉन था, कहाँ था हमारा इलेक्ट्रॉन था, कहाँ, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कहाँ था हमारा, बैलेंस बैंड में था, इलेक्ट्रॉन का था यहाँ था। जब ये चला जाता है ना तब होल्स बन जाता है नीचे। यहाँ पे बात करेंगे हम, जिस तरह से यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यानी कि इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा एनर्जी पाकर यहाँ चला जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाती है उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो खाली स्थान में भर जाता है उसको क्या बोलते हैं, होल्स। यानी कि होल्स कहाँ होता है, होल्स कहाँ होता है, बैलेंस बैंड में, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड में। यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम किसकी ज्ञान करते हैं, किसकी बात करें, होल्स की तो बातें ही नहीं करेंगे, उतना बात करेंगे किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन की। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारा कंडक्शन बैंड में चले जाता है, यानी कि उस गैप को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की, यानी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की गैप को, एनर्जी गैप को एनर्जी बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की गैप को क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। दोस्तों बस यही था, आगे वाला टॉपिक में हम बताएंगे आप लोग क्या होता है सेमीकंडक्टर, क्या होता है कंडक्टर, इंसुलेटर, और उनके बीच में क्या डिफरेंस होती है, सारा चीज़ हम बताएंगे। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए, क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या होता है होल्स, आप अच्छे से देखिए। और देखिए कि वो मॉडल देख लीजिए, थॉमस की मॉडल, और बोहर की मॉडल, रदरफोर्ड की मॉडल क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है और कुछ नहीं। तो रिपीट तो नहीं करेंगे दोस्तों, लंबा वीडियो हो जाएगा, आप पॉज करके देखते रहिए। आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमको मतलब मैसेज कीजिए, नंबर मिली है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अभी दोस्तों हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है बनाने के लिए वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ PDF हमारे पास PDF है, नोट्स है, आपको ज़रूर उपलब्ध करेगी। अब नोट्स ज़रूर बनाइए दोस्तों, नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि आप पढ़ेंगे एक तरफ से, आप वीडियो देखेंगे मेरे और चले जाएंगे फिर। तो नोट्स तैयार कीजिए। आपको बेसिक्स बताया हूँ जो कि आप इंटर में पढ़े होंगे, हाई स्कूल 9th में पढ़े होंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास भी सीख गए कि सबसे अंतिम कक्षा में पहले क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिटल में भरते हैं पूरा हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर सेकेंड
ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर थर्ड में जो बचता है हमारा इलेक्ट्रॉन भरते हैं, या फोर्थ में जो बचता है। ठीक, यानी कि जब तक हमारा पूरा ना हो जाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जुड़े रहिए हमसे आप।